The bad thing is that the time is flying, and good thing is that you are its pilot. अर्थात बुरी बात ये है कि समय उड़ रहा है, जबकि अच्छी बात ये है कि हम उसके पायलट हैं। अगर हम चाहें तो समय को कंट्रोल कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं निपुकर प्रवक्ता इतिहास आप सबका हमारे चैनल और नवोदय क्रांति परिवार में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 12 के लेसन नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, किनशिप कास्ट एंड क्लास, 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक का भाग 2 करेंगे। प्यारे बच्चों, कल हमने सामाजिक व्यवस्था की बात की थी, अर्थात हमने 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी के मध्य समाज कैसा था उस पर चर्चा की थी और उसको दो भागों में बांटा था। पहला था बंधुत्व, दूसरा था सामाजिक विषमताएं। बंधुत्व में हमने परिवार, विवाह और नातेदारियों की बात की। आज हम बात करेंगे सामाजिक विषमताओं की, जिसमें हम बात करेंगे वर्ण व्यवस्था की। अर्थात समाज को धर्म ग्रंथों के अनुसार, वर्ण व्यवस्था के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, मनुस्मृति जिसका संकलन 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य हुआ, के अनुसार पूरे समाज के व्यक्तियों को 4 वर्णों में बांट दिया गया। पहला ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसके अनुसार ब्राह्मणों की उत्पत्ति जो है ब्रह्मा जी के मुख से हुई, और मुख जो है हमारी बॉडी पार्ट में सबसे ऊपर आएगा, तो इसीलिए इनका स्थान भी समाज में सबसे ऊपर था। फिर क्षत्रियों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी के भुजाओं से होती हुई बताई गई है, इसीलिए इनका स्थान भी काफी उच्च था, क्योंकि भुजाएं जो होती हैं वो बल का प्रतीक होती है, ताकत का प्रतीक होती है। फिर वैश्य जो है, इनकी उत्पत्ति ब्रह्मा जी की जंघाओं से बताई गई है, तो इसीलिए ये जो थे कृषि और व्यापार जैसे कार्यों में लगे हुए थे, लेकिन इनकी भी समाज में स्थिति काफी अच्छी थी। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के पैरों से उत्पन्न शूद्रों को बताया गया है, और क्योंकि पैर हमारे बॉडी पार्ट में सबसे नीचे होते हैं, इसीलिए इनका स्थान भी सबसे निम्न था। एक छोटे से टेबल से समझते हैं कि इनके कार्य क्या थे। ब्राह्मणों के कार्य ये करना करवाना, वेदों का अध्ययन करना, शिक्षा देना, जबकि क्षत्रियों के कार्य युद्ध करना, सुरक्षा करना, राजकाज चलाना, दंड व्यवस्था लागू करना, वेद पढ़ना पढ़ाना यह करवाना, दान दक्षिणा देना। और वैश्य के कार्य थे वेदों का अध्ययन करना, दान देना, यज्ञ करना, कृषि, व्यापार, ब्याज पर पैसे देना। और शूद्रों का कार्य था द्विजों। द्विजों का अर्थ होता है उच्च, तीनों उच्च वर्णों की सेवा करना, अर्थात इनको बहुत ही मुश्किल के साथ अपना जीवन यापन करना पड़ता था। फिर हम बात करेंगे कि इस वर्ण व्यवस्था को लागू करवाने के लिए ब्राह्मणों ने किन उपायों को अपनाया। सबसे पहले तो उन्होंने इस बात को लोगों के अंदर डालने का प्रयास किया कि यह एक दैवीय व्यवस्था है, अर्थात इस वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति जो है भगवान ने खुद की है। दूसरा, उन्होंने शासकों के द्वारा इस व्यवस्था को लागू करवाया कि लोग आसानी से शासकों की बात मानकर इसे मानने लगे और उसी के हिसाब से कार्य करने लगे। तीसरा, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि आपकी जितनी भी प्रतिष्ठा है ये आपके जन्म पर आधारित है, ये आपके कर्मों के फल हैं, ताकि लोग बिना किसी हिचकिचाहट के इसे अपना सकें। फिर है सामाजिक अनुबंध की बोध अवधारणा। हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो भी मनुस्मृति में लिखा गया, जो भी उस समय के धर्म ग्रंथों में लिखा गया, उसकी कहीं ना कहीं दूसरी भी विचारधारा चलती थी और बहुत सारे अपवाद साथ साथ चलते थे। बौद्ध की अवधारणा इन सामाजिक अनुबंधों के विपरीत थी। बौद्ध धर्म के जो मेन ग्रंथ है, सबसे बड़ा ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक का अर्थ होता है तीन टोकरी, जिसमें सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक तीन मेन ग्रंथ हुए हैं। उसके अनुसार, सुत पिटक के अनुसार मानव आरंभ में पूर्णतः विकसित नहीं था, वो अविकसित था। वनस्पति भी अविकसित थी। सभी जीव शांति के साथ रहते थे और उतना ही ग्रहण करते थे जितने की आवश्यकता होती थी। लेकिन धीरे धीरे व्यवस्थाएं पतनशील होती चली गई। मनुष्य लालची, हिंसक, कपटी हो गया। अब कर वह मूल्य था जो लोग राजा को सेवा के बदले चुकाते थे।
तो इस प्रकार से धीरे धीरे इन सामाजिक व्यवस्थाओं को लागू करने में, इन्हें बनाने में मानवीयकरण का हाथ था। अर्थात वर्ण व्यवस्था कोई दैवीय नहीं थी, बल्कि खुद व्यक्ति के द्वारा बनाई गई थी, जिसे भविष्य में बदला भी जा सकता था। फिर है अक्षत्रिय राजा। देखिए, धर्म ग्रंथों के अनुसार, मनुस्मृति के अनुसार, कि एक व्यक्ति जो है वो जब भी राजा बन सकता है जब वो क्षत्रिय है। लेकिन हमारे इतिहास के अंदर वही उसी समय में बहुत सारे ऐसे भी राजा मिलते हैं जो क्षत्रिय नहीं बल्कि अक्षत्रिय थे। एक छोटे से डायग्राम से समझते हैं, जैसे कि मौर्य वंश। ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं, जबकि जो बौद्ध ग्रंथ है, जैन ग्रंथ है, वो उन्हें क्षत्रिय ही मानते हैं, लेकिन ब्राह्मणीय शास्त्र उन्हें निम्न कुल का मानते हैं। शुंग कनक, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के मौर्य वंश के उत्तराधिकारी रहे हैं। मौर्य वंश के बाद ये शुंग और कनक जो उत्तराधिकारी आए, ये खुद को ब्राह्मण मानते थे। शक, बैक्टेरियाई और कुषाण, क्योंकि ये बाहर से आए थे और असंस्कृतवादी थे, तो इसलिए ब्राह्मण इन्हें मलेच कहते थे। मलेच वो होते हैं जो संस्कृत भाषा का ज्ञाता नहीं होता, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी पितृभक्ति की उदाहरण दी। इन्होंने अनेकों बार साबित करने की कोशिश की कि ये भारत को अपनी मातृभूमि, पितृभूमि मानते हैं। फिर सातवां अनुशासक, जिसका सबसे मेन राजा जो था, गौतमी पुत्र श्री सातकानी था। उसने भी स्वयं को अनूठा ब्राह्मण और क्षत्रियों के अभिमान को नष्ट करने वाला बताया है। गुप्त शासक और हर्षवर्धन को भी इतिहासकार वैश्य मानते हैं। तो इस प्रकार से ये सभी जो राजा थे, ये क्षत्रिय नहीं अक्षत्रिय थे। फिर हम पढ़ेंगे जाति और सामाजिक गतिशीलता। चार वर्णों से परे, अर्थात कोई क्या ऐसे वर्ण भी थे जो इन चार से परे थे। तो समय के साथ साथ हमें बहुत सारे ऐसे वर्णों की भी जानकारी मिलती है जो इन चार वर्णों में शामिल नहीं थे। जैसे कि जंगलों में रहने वाले लोग, जिन्हें निषाद कहा जाता था। इसके अलावा स्वर्णकार, सोने के आभूषण बनाने वाले लोग। इसके अलावा मंदसौर के रेशम के बुनकर, इनकी भी हमें जानकारी प्राप्त हुई है। अर्थात कुछ वर्ण, कुछ जातियां ऐसी थी जो इन चार वर्णों से परे थी। हम बात करेंगे निषाद की सबसे पहले, कि ऐसे लोग जो अपने जीवन के निर्वाह के लिए शिकार और खाद्य संग्रहण पर निर्भर करते थे, और इनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो वर्ग था वो निषाद वर्ग था, और एकलव्य का संबंध भी निषाद वर्ग से ही था। फिर है यायावर पशुपालक, जिन्हें शक की निगाह से देखा जाता था, क्योंकि इन्हें आसानी से कृषि ढांचे में ढाला नहीं जा सकता था। ये असंस्कृत भाषी थे, इसीलिए इन्हें मलेच कहा जाता था। इन्हें नफरत की निगाह से देखा जाता था, परंतु फिर भी इन सब के बीच विचारों का आदान प्रदान चलता रहता था। अर्थात ये वर्ण से परे थे, लेकिन फिर भी इनकी समाज में आवश्यकता थी। फिर है चार वर्णों से परे कुछ ऐसे भी वर्ग थे जिन्हें अधीनता स्वीकार करनी पड़ी और जिन्हें अपने जीवन के लिए संघर्ष करना पड़ा, और उन्हीं में से एक है चंडाल। समाज के कुछ ऐसे कार्य थे जिन्हें दूषित माना जाता था। शवों की अंत्येष्टि करना, मृत पशुओं को छूना जैसे कार्य ये लोग करते थे। चंडालों का वर्ण व्यवस्था में सबसे निम्न स्थान प्राप्त था, और उच्च जाति के लोग चंडालों को स्पर्श करना तो दूर, इन्हें देखना भी अपवित्र समझते थे। इन्हें गांव से बाहर रहना पड़ता था, फेंके हुए बर्तनों का प्रयोग करना पड़ता था, मृत लोगों के वस्त्र और आभूषण पहनने पड़ते थे। रात को ये गांव और शहर में चल फिर नहीं सकते थे, और इन्हें उन लोगों की या उन मृतकों की अंत्येष्टि करनी पड़ती थी जिनका कोई सगे संबंधी नहीं होता था। अर्थात इन्हें जल्लाद के रूप में कार्य करना पड़ता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाशियन का कहना है कि अस्पृश्यों को, अर्थात चंडालों को, सड़क पर चलते हुए करताल बजानी पड़ती थी, ताकि उनके आने की सूचना गांव वालों को मिल सके और वे लोग इन्हें देखने के दोष से बच सके। स्वयं तसांग का कहना है कि जल्लादों को नगर के बाहर रहना पड़ता था। फिर हम बात करेंगे संपत्ति पर
कि स्त्री और पुरुष के भिन्न अधिकार, अर्थात संपत्ति है लेकिन क्या उसके ऊपर पुरुष का ही अधिकार है, स्त्री का नहीं, या इनके पास धन अर्जन के कौन कौन से तरीके थे। आरंभिक समाज जो था पुरुष प्रधान था, पितृवंशीय व्यवस्थाएं लागू थी। ऐसा इसलिए व्यवस्था अपनाई गई थी ताकि उत्तराधिकार को लेकर किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा ना हो। सभी परिवारों में पुत्रों की कामना की जाती थी, जबकि पुत्रियों को पैतृक संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था, बल्कि बहिर्विवाह पद्धति के अनुसार उनका विवाह गोत्र से बाहर कर दिया जाता था। प्रतिष्ठित परिवारों में युवा कन्याओं का विवाह उचित समय और उचित व्यक्ति से किया जाता था, अर्थात कन्या दान करना पिता का सबसे बड़ा धार्मिक कर्तव्य था। मनुस्मृति के अनुसार माता पिता की मृत्यु के बाद पैतृक संपत्ति जो थी उसे सभी पुत्रों में बांट दिया जाता था, परंतु ज्येष्ठ पुत्र को विशेष भाग मिलता था। स्त्रियां पैतृक संपत्ति की भागीदार नहीं थी, बस जो उन्हें उपहार मिलते थे वही उनका जो थी संपत्ति थी, उस पर उनका स्वामित्व था। लेकिन महिलाओं को जो भी संपत्ति मिलती थी, जो भी उपहार मिलते थे, उस पर उसके ससुराल वालों या पति का नहीं बल्कि उसकी संतान का अधिकार होता था। कुछ साक्ष्य ये भी बताते हैं, देखिए यहाँ भी विषमता आ गई, कि कुछ साक्ष्य ये भी बताते हैं कि उच्च वर्ग की महिलाएं संसाधनों पर अपनी पहुंच रखती थी, जैसे कि प्रभावती को वे संसाधनों पर पहुंच भी रखती थी और दान भी देती थी, जो आज तक हम जैसे समाज में महिलाओं को प्रेरणा देती है। फिर उसके बाद है मनुस्मृति के पुरुषों के लिए, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जित करने के 7 तरीके मनुस्मृति में बताया गया है कि पुरुष कैसे धन का अर्जन कर सकते हैं। विरासत में लेकर, जैसे माता पिता से मिला है, खोज करके, कुछ भी जो कार्य करके खोज करके, फिर खरीद कर संपत्ति अर्जित कर सकता है, विजित करके अर्थात किसी को हरा कर उसका पैसा ले सकता है, निवेश करके, कार्य करके और सज्जनों द्वारा दी गई भेंट। ये 7 ऐसे कार्य हैं जिससे पुरुष अपने धन का अर्जन, संपत्ति का अर्जन कर सकते थे। फिर महिलाएं कैसे संपत्ति का अर्जन कर सकती थी, इनके लिए 6 तरीके बताए गए हैं। वैवाहिक अग्नि के सामने इन्हें जो भी भेंट के स्वरूप मिलता था, वधु गमन के समय अर्थात जब ये अपने ससुराल जाती थी और वधु के मुख दिखाई के समय जो उन्हें दिया जाता था उपहार, स्नेह के प्रतीक, जो भी इन्हें स्नेह के कारण माता पिता से, सगे संबंधियों से, रिश्तेदारों से जो भी मिलता था, परवर्ती काल में मिली भेंट, जो भी पहले इनके पास शुरू से रहा है, वो जो इन्हें अपने पति से उपहार के रूप में मिले हों, भ्राता माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, ये सभी से जो भी इन्हें संपत्ति या धन मिलता था उस पर केवल महिला और उसकी संतान का हक होता था। फिर है जाति व्यवस्था। देखिए हमारे पाठ का नाम ही है किंगशिप, कास्ट एंड क्लास। हमने कल पढ़ा था किंगशिप, बंधुत्व। आज हम पढ़ेंगे जाति व्यवस्था और वर्ग की चर्चा हम कल करेंगे। जातीय व्यवस्था जो है, अंग्रेजी भाषा में इसे कास्ट कहते हैं और ये पुर्तगाली शब्द कास्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ है नस्ल या प्रजाति। समाज का वर्गीकरण जातियों के आधार पर भी किया गया है। वर्ण की तरह जातियां भी जन्म पर ही आधारित हैं, परंतु जहां वर्णों की संख्या 4 है, वहीं जातियों की संख्या अनेक अर्थात निश्चित ही नहीं है। ऐसे नए समुदाय जो चारों वर्णों में शामिल करना संभव नहीं था, उन्हें जातियों में शामिल किया गया। जहां एक और जातियां जन्म पर आधारित होती हैं, वहीं दूसरी ओर होती हैं श्रेणियां। ये जीविका पर आधारित लोगों का समूह, सेम जीविका पर, अर्थात जिन लोगों का एक ही व्यवसाय है, उन लोगों के समूह को गिल्ड्स या श्रेणियां कहा जाता था। और ये श्रेणी की सदस्यता शिल्प में विशेषज्ञता पर आधारित होती थी। फिर है जाति प्रथा की विशेषताएं। जाति में सदस्यता बिल्कुल वर्णों की तरह ही जन्म पर आधारित होती थी। जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता था, उसे वही दर्जा प्राप्त हो जाता था और वह अपनी जाति नहीं बदल सकता था।
जाति प्रथा में धंधे भी जन्म से ही निर्धारित किए जाते थे। जो जिस जाति में जन्म लेता था उसे उसी जाति का धंधा अपनाना पड़ता था, उसे काम वही अपनाना पड़ता था। जाति एक बंद समूह के समान था, अर्थात जो व्यक्ति जिस जाति में जन्म ले लेता था उसे सारी जिंदगी उसी जाति में रहना पड़ता था। जाति एक अंतर्विवाही व्यवस्था थी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ही जाति में विवाह करना पड़ता था। जाति व्यवस्था में जाति चेतनता थी, अर्थात प्रत्येक व्यक्ति को पता था कि उसकी जाति क्या है और समाज में उसकी जाति के अनुसार उसकी स्थिति क्या है। फिर हम बात करेंगे जाति व्यवस्था के गुण और दोष। इसे हम एक डायग्राम के जरिए करेंगे और उसको 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जाति व्यवस्था के गुण। इससे सामाजिक सुरक्षा बच्चे को मिलती थी, उसे पता होता था कि वो किस जाति से बिलोंग करता है और उसके माता पिता और उसके समाज के लोग उसकी रक्षा करते थे। इसके अलावा इससे व्यवसाय में निपुणता आती थी। पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही काम करके उस व्यवसाय में काफी ज्यादा निपुणता हासिल की जा सकती थी, क्योंकि व्यवसाय पैतृक होते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी व्यवसाय चलते थे। इसीलिए बच्चा बचपन से ही उस व्यवसाय की जानकारी हासिल करता था, तो नेचुरली उसमें निपुणता आ ही जाती थी। लेकिन इस जाति व्यवस्था के दोष भी बहुत बड़े थे। सबसे पहला दोष तो निम्न जातियों का शोषण, क्योंकि हमने शुरू में देखो किया था वर्णों के बीच में कि शूद्रों का कार्य क्या था, द्विजों की सेवा करना, अर्थात ऊपरली तीनों जातियों की, ऊपरले तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस वजह से जो था जाति व्यवस्था के कारण जो निम्न पायदान पे लोग थे उनके साथ जानवरों से भी बदतर व्यवहार होता था। वो उनका केवल एक ही कर्तव्य था कि वो उस जातियों की सेवा करते रहे। उन्हें प्रत्येक अधिकारों से वंचित रखा गया था। कई बार तो उन्हें गांव या शहर से बाहर भी रखा जाता था। फिर दूसरा है, इससे जो बहुत बड़ा दोष है, सामाजिक एकता में रुकावट। जाति के कारण समाज कई खंडों में बंट जाता है और एक जाति के लोग दूसरी जाति के व्यक्ति के साथ अच्छे से घुल मिल नहीं पाते। इसकी वजह से जो समाज है उसके कल्याण में देरी आती है, रुकावट आती है। उस जाति के लोग निम्न जाति के लोगों का शोषण करते हैं, जिससे कभी भी समाज में सामाजिक एकता स्थापित नहीं हो सकती। प्यारे बच्चों, आज हम इतना ही करेंगे। कल हम वर्ग की बात करेंगे, महाभारत की, क्योंकि जो हम लेसन पढ़ रहे हैं वो है 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी, और इसी के अंदर 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 500 ईस्वी के मध्य महाभारत की रचना हुई। और महाभारत के अंशों को जानने के बाद हमें पता चलता है कि उस समय का समाज कैसा था। इसीलिए कल हम वर्ग और महाभारत के द्वारा स्थापित समाज, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक जीवन पर भी चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिए। टेक केयर एंड गुड बाय।